हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवल जे अकेडमी। आज हम करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। उसके कितने तरह के उसके शेप्स हो सकते हैं, उसके साइज कैसे होते हैं और उसका सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आता है डोमेन बैक्टीरिया में। ये जो सिस्टम है ये बेसिकली क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग डोमेन्स में डाला गया है, सो दैट उनको हमें पढ़ने में इजी हो और हमें पता हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस डोमेन में आता है। तो बेसिकली पहले भी बहुत से ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम रहे हैं। एरिस्टोटल ने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, देन उसके बाद कैरोलस लिनियस ने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। और साथ में उन्होंने पूरा एक कैटेगरी दी थी कि ऑर्गेनिज्म को किस किस लेवल पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये एंटायर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उसे हम टेक्सा कहते हैं। इसीलिए जो आगे चल के जो नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन का जो पूरा सिस्टम बन गया उसे टेक्सोनॉमी कहा गया। तो जो ये टेक्सा था, ये 7 कैटेगरीज थी बेसिकली, जिसमें जो हाईएस्ट लार्जेस्ट यूनिट जो थी वो किंगडम थी एंड द स्मॉलेस्ट इज स्पीशी। और कैरोलस लीनियस ने ही बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होंगे, एक उसका जीनस और एक स्पीशी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि ह्यूमंस को होमो सेपियंस कहा जाता है, तो जो होमो है वो बेसिकली जीनस है और जो सेपियंस है वो स्पीशी है। तो ये बात कैरोलस लिनियस ने कही थी और ये आज के टाइम पर भी हम क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। तो जो मैं डोमेन की बात कर रही हूँ बैक्टीरिया, ये बहुत बाद में जाके 1919 में कार्ल वूज आए थे। उन्होंने कहा था कि जो बैक्टीरिया है बेसिकली, जो कैरोलस लिनियस ने जो सिस्टम दिया था, कैरोलस लिनियस का जो सिस्टम था, जिसमें ये कहा गया था कि प्लांट और एनिमल है, 2 किंगडम्स है और उनको आगे डिफरेंशिएट किया गया था। देन उसके बाद और सिस्टम्स डेवलप हुए थे। तो जो R.H. वाइटिकर आए थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो 5 किंगडम्स में डिवाइडेड है। तो R.H. वाइटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बहुत माना जाता है, फॉलो किया जाता है। तो उसमें उन्होंने बैक्टीरिया को मोनेरा क्लास में किंगडम में रखा था। देन प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उन्होंने 5 किंगडम्स में इसको रख दिया था। बट जब कार्ल वूज आए तो उन्होंने ये कहा कि जो मोनेरा है ना, ये मोनेरा अपने आप में इतना डाइवर्स ग्रुप है, इतने इसमें मतलब ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है या फिर डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो कार्ल वूज का 3 डोमेन सिस्टम है वो ज्यादा फॉलो होता है अब के टाइम में। तो उन्होंने मोनेरा को डिफरेंशिएट किया था बैक्टीरिया एंड आर्चिया में। और उन्होंने कहा कि ये जो बैक्टीरिया एंड आर्चिया है, क्योंकि आर्चिया भी मोनेरा ही ग्रुप में डाल दिए गए थे, बट वो बैक्टीरिया के जैसे लगते हैं बट उनके जैसे होते नहीं हैं। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने वाले ये कुछ इस तरह के बहुत स्पेशल तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर्चिया। तो इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही डाइवर्स एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, इनकी पोटेंशियल बहुत हाई होती है। तो जो बैक्टीरिया है, उन्होंने कहा कि ये डोमेन बैक्टीरिया होगा और यहाँ पे जो आर्चिया है इसके लिए भी अलग डोमेन होगा। बाकी जितने भी ये चारों किंगडम्स के एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे 3rd डोमेन यूकैरिया में रखा जाएगा। तो इस तरह से सारे ऑर्गेनिज्म, अर्थ के सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ और उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक चीज आई कि बैक्टीरिया एक अलग ही डोमेन है, बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। तो इस जो बैक्टीरिया है उसको हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ही इतना बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का कि यहाँ पर इसके लिए पूरा एक अलग से डोमेन बना हुआ है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो उसकी बैक्टीरिया की जो शेप्स होती हैं। बैक्टीरिया बेसिकली इसकी 2 शेप्स बहुत कॉमन है।
एक होती है कोकाई और एक होती है बेसिलाई। या फिर बैसिलस और कोकस। अब क्योंकि कोकस जो है समवॉट स्फेरिकल होती है, राउंड शेप होती है, और ये सिलेंड्रिकल या फिर रॉड शेप होती है इसकी, तो ये जो कोकाई है, ये कोकाई क्योंकि बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल है, सिंगल सेल है, और ये क्लस्टर ऑफ सेल्स में रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब ये क्लस्टर ऑफ सेल्स में है, बहुत सारा इसमें गुच्छा बनाया हुआ है, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि शायद ये मल्टी सेल होगा, मल्टी सेलुलर होगा, मगर ऐसा नहीं होता है। ये मल्टी सेलुलर नहीं होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम कोकाई की बात करें, अगर कोई भी बैक्टीरिया सिंगल प्लेन पे डिवीजन करता है और दो सेल्स यानी कि जो टू डॉटर सेल्स बनी है वो आपस में अटैच होती हैं, उस वाले केस में हम इन्हें डिप्लोकोकाई कहते हैं। इन्हें डिप्लोकोकाई कहा जाता है क्योंकि ये जो एक्चुअल सेल है जिससे डिवीजन हुआ है उसके साथ अटैच होता है, ये उस सेल से सेपरेट नहीं हुआ है। और ये एक यूनिक फीचर है बैक्टीरिया का, जब भी उन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो अपने आप को उस पेरेंटल सेल से अलग कर लेते हैं। जो ये डिप्लोकोकाई है बेसिकली सिंगल प्लेन पे डिवीजन होने की वजह से डिप्लोकोकाई बना है। एक और डिवीजन होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि सिंगल सेल्स का जो डिवीजन है वो सिंगल प्लेन पे बहुत टाइम्स अगर जब हो जाता है तो वो लॉन्ग चेन बना लेता है सेल्स की। ये लॉन्ग चेन जो है ये स्ट्रेप्टोकोकाई होती है, और ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई है ये बेसिकली लॉन्ग चेन बना लेगी या क्लस्टर ऑफ सेल्स का वो बनाती है कॉम्बिनेशन। तो ये मल्टी सेलुलर का रिजेम्बलेंस देती है, बट ये मल्टी सेलुलर नहीं होती है क्योंकि ये पेरेंटल बॉडी के साथ अटैच्ड है। इसका साइटोप्लाज्म, इसका सेल मेम्ब्रेन दोनों आपस में अटैच है। ये सिंगल सेल ही है बट ये रिजेम्बलेंस मल्टी सेलुलर का दे देती है। एक और होता है कि अगर आप ये जो बैक्टीरियल सेल है अगर ये इरेगुलर प्लेन पे डिवीजन करता है तो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स जो बनती है इसे हम स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। और ये कुछ कुछ ग्रेप की जो शेप है उसके जैसी लगती है, ग्रेप्स के जैसी, क्योंकि इसके अंदर सेल्स जो बनते हैं वो एक गुच्छे में बनते हैं। तो ये कुछ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शो करती है। तो ये क्योंकि जो डिवीजन है उसका डिफरेंट जो इरेगुलर प्लेन्स पे हुआ है, इसकी वजह से जो सेल्स हैं वो कुछ कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो जितने भी कोकाई के डिफरेंट शेप्स हैं या फिर ये कहिए कि इनका जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, ये किस किस प्लेन पे नंबर ऑफ डिविजन्स कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं ये कहूं कि इसका जो डिवीजन है ये 2 प्लेन्स पे होगा तो ऑब्वियस है कि ये 4 सेल्स का एक ग्रुप बनाएगा, 4 सेल्स का एक ग्रुप बनाएगा जिसे टेट्राड कहा जाता है। ये टेट्राड माइक्रोकोकस या माइक्रोकोकाई नाम के बैक्टीरिया बनाते हैं, ये टेट्राड बना देगा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो डिवीजन करते हैं 3 प्लेन पे, तो वो क्या करते हैं, वो 8 सेल्स का एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि सार्सिनिया नाम के बैक्टीरिया करते हैं। तो ये एक्चुअल में जो राउंड या सर्कुलर जो बैक्टीरिया है वो कितने प्लेन्स पे डिवीजन करेगा और वो पेरेंटल बॉडी के साथ अटैच होके किस तरह की शेप या फॉर्मेशन देगा, उस बेसिस पे हम कोकाई को डिफरेंशिएट करते हैं। सेम जो है बेसिलाई के साथ होता है, क्योंकि बेसिलाई रॉड शेप है तो अगर ये इसका डिवीजन सिंगल प्लेन पे है तो वो 2 सेल्स आपस में अटैच होंगी और ये डिप्लो बेसिलाई बनाएगा। इसी तरह से स्ट्रेप्टोबैसिलाई बनेगी और बाकी जितनी भी शेप्स है
नंबर ऑफ डिविजन्स के अकॉर्डिंग उनकी शेप्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है कोकाई एंड बैसिलाई, ये बहुत ज्यादा कॉमनली एनवायरमेंट में मिलने वाली शेप्स हैं, बट बहुत सारी ऐसी शेप्स भी हैं बैक्टीरिया की जो इतनी कॉमन नहीं है, जैसे विब्रियो। विब्रियो जो है वो कुछ कुछ कॉमा शेप जैसा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा राउंड, थोड़ा स्फेरिकल टाइप कुछ ऐसा रिजेम्बलेंस दे देता है, वो उसमें फ्लैजुला होता है। तो ये जो विब्रियो है ये इस तरह का होगा, ये भी एक तरह की बैक्टीरिया की शेप है। दूसरी जो शेप होती है, दूसरी तरह की जो शेप होती है उसे कहते हैं स्पाइरिला। स्पाइरिला जो है, इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, स्पाइरल, यानी कि ये स्क्रू जैसी होती है। तो ये स्क्रू टाइप ऐसे होगी। अब इसकी खासियत ये है कि इसके पास फ्लैजुला होता है, बट जो फ्लैजुला है वो अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं होता है। नॉट वेल डिफाइंड। तो इसका स्पाइरेला का जो फ्लैजुला है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, जिसकी वजह से ये एक छोटा स्क्रू टाइप एक ऐसा रिजेम्बलेंस देता है। ये शेप भी इतना कॉमनली फाउंड नहीं होती है एनवायरमेंट में, बट ये जो कोकस है और बैसिला है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली मिलने वाली शेप्स हैं। एक और तरह की शेप्स होती है जिसे स्पाइरोकीट्स कहा जाता है। स्पाइरोकीट्स भी स्पाइरेला के जैसा ही होता है, बट ज्यादा कॉइल्ड होता है। इसके अंदर जो फ्लैजुला होगा उसका स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होगा और प्रॉपर उसका फ्लैजुलर स्ट्रक्चर होगा। ये तीनों शेप्स के अलावा भी कुछ ऐसी शेप्स भी हैं जो रिसेंट टाइम में डिस्कवर हुई हैं, और उन शेप्स को, जैसे कि एक है एसिटिनोमाइसिटीज। ये एसिटिनोमाइसिटीज बहुत हद तक फंजाई के जैसे लगता है, क्योंकि इसके पास जो एक स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसे माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम जो कि प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है फंजाई का, तो ये कुछ कुछ माइसीलियम के जैसे लगते हैं, और ये इस तरह का नेट लाइक या फिर एक मैशवर्क तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और ये सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। और एक शेप होती है जिसे हाइफो माइक्रोबियम कहा जाता है। ये बहुत ही अलग तरह का बैक्टीरिया है। इसकी जो शेप है, इसमें बड होता है, हाइफी होती है, यानी कि हाइफा होता है, ब्रांच लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, बड होता है। ये यूजुअल जो शेप्स है बैक्टीरिया की उससे बहुत अलग है। तो इसका जो शेप है ये एकदम डिफरेंट है, इसलिए इसे हाइफो माइक्रोबियम कहा जाता है। कुछ और भी हैं बैक्टीरिया के शेप, जैसे कि गैलियोनेला। गैलियोनेला क्या करता है, अपनी किसी भी सरफेस के साथ अटैच रहने के लिए ये एक नॉन लिविंग स्टॉक डेवलप करता है, जिससे वो उस जो स्पेस है या फिर जो सरफेस है उसके ऊपर अपने आप को अधेर करा सके। तो ये नॉन लिविंग स्टॉक के साथ ये बैक्टीरिया होता है, और ये इसे कहा जाता है गैलियोनेला। एक और अभी रिसेंट टाइम में डिस्कवर्ड हुआ है बैक्टीरिया, या फिर आप ये कहिए कि आर्चिया है वो, तो वो बहुत ही ज्यादा डीप सी के अंदर पाया गया है। तो उसका जो नाम है वो है वॉल्स बे स्क्वायर आर्चियन। ये जो वॉल्स बे स्क्वायर आर्चिया है, इसका जो शेप है ये कुछ कुछ स्क्वायर के जैसा है, यानी कि ये स्क्वायर शेप का है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया, और जिन्होंने इसे डिस्कवर किया है उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है। तो ये है डिफरेंट तरह की शेप्स जो कि
कुछ बहुत ज्यादा कॉमनली मिलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इतनी कॉमन नहीं होती है एनवायरमेंट में, और कुछ शेप्स जो है कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स या फिर यूकैरियोटिक सेल के साथ रिजेम्बलेंस शो कर देती हैं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया की जो शेप्स है वो पढ़ी। अब मैं बताती हूँ इनके साइजेस के बारे में। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की जो साइज होती है, एक एवरेज साइज अगर हम देखें, एक एवरेज साइज यानी कि अगर कोई सर्कुलर है। अच्छा, साइज से पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, यानी कि जो आउटर वॉल है, यानी कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है किसी भी बैक्टीरिया की, वो सेल वॉल होती है। अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जिसके पास सेल वॉल ही ना हो तो वो बैक्टीरिया कहलाता है माइकोप्लाज्म। इसी तरह के जो बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है उनको हम माइकोप्लाज्म कहते हैं, और ये अब तक के स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि ये कुछ कुछ जो पॉक्स वायरस होता है उससे रिजेंबल करते हैं, या फिर उसके साइज के जितने होते हैं, 0.2 माइक्रोमीटर, इतना कुछ इसका साइज होता है। तो ये जो है ये अब तक का स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मगर अभी एक और तरह का बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है जिसे कहा गया है नैनो बैक्टीरिया। अब क्योंकि इसके नाम से ही पता लग रहा है नैनो, यानी कि इसका जो साइज है वो नैनोमीटर में है, यानी कि जो माइक्रोमीटर है उससे भी छोटा। तो ये नैनोमीटर में इस बैक्टीरिया को, और ये क्योंकि सेल वॉल इसके पास होती है तो इसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं जिन पे सेल वॉल होगी। बट माइकोप्लाज्म जो है, वैसे अगर देखा जाए तो माइकोप्लाज्म जो है अब तक का स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ये जो नैनो बैक्टीरिया है ये 0.2 से 0.05 माइक्रोमीटर तक छोटा हो सकता है। तो ये इतना छोटा हो सकता है, यानी कि 0.05 माइक्रोमीटर या फिर 0.5 नैनोमीटर, ये आप इसको बोल सकते हैं। तो ये नैनो बैक्टीरिया जो है ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए बैक्टीरिया हैं, और ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। तो ऑब्वियस है कि इनको देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप होता होगा वो भी बहुत ही स्पेशलाइज तरीके का होता होगा। तो जैसे कि माइक्रोस्कोप जो है वो 3 टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल, जिसमें हम लाइट का यूज करते हैं और लाइट से ही उन जो इमेजेस है उनको देख पाते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ये जनरली हम लोग अपने जो लैब्स में यूज करते हैं उस तरह के माइक्रोस्कोप को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। दूसरे तरीके का जो माइक्रोस्कोप है जो कि काफी एडवांस तरह का माइक्रोस्कोप है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें अगर जो ज्यादा हमें डिटेल में कोई स्ट्रक्चर को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो हम इसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये 2 तरह की टेक्निक के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। मगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर बहुत ही ज्यादा छोटा हो या फिर हम किसी भी बैक्टीरियल सेल के इंटरनल ऑर्गन्स को या इंटरनल ऑर्गेनेल्स को डिटेल में जब हम पढ़ते हैं, तब जब हम स्टडी करते हैं तो हम यूज करते हैं स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। और ये इतनी अच्छी डिस्कवरी है, इन्वेंशन है जो साइंटिस्ट ने किया है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप का, कि हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स के डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, जिसमें हम कोई लाइव प्रोब यूज करते हैं स्कैन करने के लिए, सो दैट हम जो भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं उसको हम डिटेल में पढ़ सके। बहुत ही माइन्यूट से भी बहुत ही नैनोमीटर साइज के भी जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको भी ये डिटेल में बता सकता है।
तो मैं साइजेस के बारे में बता रही थी कि जो साइज होता है बैक्टीरिया का, वो एक एवरेज साइज अगर किसी भी बैक्टीरिया का होगा, जैसे या तो इस तरह का होगा या इस तरह का कोई बैक्टीरिया है, यानी कि सर्कुलर है या सिलेंड्रिकल, यानी कि रॉड शेप है अगर उसका बैक्टीरिया, अगर ये वाला है तो इसका सीधी सी बात है इसका डायामीटर होगा। तो डायामीटर जो है 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर तक का कोई भी ऐसा एवरेज बैक्टीरिया जो है जनरली हमें मिल जाते हैं। अगर रॉड शेप है तो उसकी कुछ विड्थ होगी और कुछ उसकी लेंथ होगी। जो विड्थ है वो हो सकती है 1 टू 5 माइक्रोमीटर तक, और जो इसकी लेंथ है वो हो सकती है 2 टू 6 माइक्रोमीटर तक, या फिर और भी ज्यादा हो सकती है, 2 टू 10 भी हो सकती है। तो ये एवरेज में हमको मिल जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया है जो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ही बॉडी के अंदर मिलने वाला एक बैक्टीरिया होता है जो कोलन में प्रेजेंट होता है, जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, उसे हम ई कोलाई कहते हैं। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली कुछ कुछ जो है उसका जो साइज है वो 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर या फिर इसका 2 टू 6 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। तो ये जो बैक्टीरिया है ई कोलाई का भी ऐसा नहीं है कि ई कोलाई हमेशा एक ही साइज का हो, अलग अलग साइजेस हो सकते हैं इसके भी। तो ये ई कोलाई जो है कोलन में प्रेजेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहां पर ये डाइजेशन कर रहा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जनरली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन के इन सब के प्रोडक्शन में इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नीड उनको होती है। तो यहाँ पर उसके सिंथेसिस में ये हेल्प करता है और डाइजेशन में बहुत जो है यूजफुल होता है ये बैक्टीरिया। और जैसे बहुत ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, यानी कि हमें उनको देखने के लिए स्पेशल तरीके के इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है और उनको हम माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, यानी कि इनका साइज बहुत माइन्यूट होता है। बट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो मैक्रोस्कोपिक होंगे, यानी कि आई से दिख सकते हैं, हम अपनी आई से उनको देख सकते हैं। वो इतने भी छोटे नहीं होंगे कि हमें आंखों से ना दिखे, बट वो इतने छोटे होंगे कि वो आंखों से हमें हल्का सा ये पता लग जाएगा ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस तरह के रिसेंटली कुछ ऐसे बैक्टीरिया को भी पता लगाया गया है जो कि हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। जैसे एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है, जो कि एक ब्राउन सर्जन फिश के इंटेस्टाइन में मिलता है। फिश के इंटेस्टाइन में मिलता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका ब्राउन सर्जन फिश जो है वो है एकैंथस निग्रोफस्कस। ये वो ब्राउन फिश है जिसका बायोलॉजिकल नेम लिखा है मैंने। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होता है वो है एपिलोपिसिकम पिशलसोनी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कुछ कुछ अगर मैं वैसे बताऊं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जैसे हम एक छोटा सा डैश लगाते हैं ना बुक में, जो हमारा प्रिंटेड डैश जो लगे हुए आते हैं बुक में, वो कुछ कुछ उसके साइज के जितना होता है। ये हम आसानी से इसको देख सकते हैं। और इसका जो साइज है वो 60 इसका जो साइज है ये इस तरह का होगा, राउंडेड होगा। तो ये 600 बाय 80 माइक्रोमीटर इसका साइज हो सकता है। और ये भी वेरी करेगा, साइज इसका भी साइज वेरी करेगा, बट ये जनरल एक साइज है जो कि हमें इजीली विजिबल हो सकता है। ऐसे ही एक और तरह का बैक्टीरिया है जो हमें इजीली विजिबल हो सकता है, जिसका नाम है थियोमार्गरिटा नेमी बियेंसिस। ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है जो इजीली विजिबल हो सकता है। और ये कुछ कुछ एक जो छोटा सा आई के ऊपर डॉट लगता है ना बुक्स में,
उससे थोड़ा ही छोटा होता है और इजीली विजिबल हो जाता है। तो अब आप ये सोचिए कि ये सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमें बहुत आसानी से आंखों से दिख सकते हैं। जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं ये वाले ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम माइक्रो भी नहीं कहेंगे, जिन्हें हम मैक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, बट ये प्रोकैरियोटिक होंगे, ये यूनिसेलुलर होंगे। तो ये बाकी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्कोपिक होगा, वो हमें इजीली आई से विजिबल नहीं होगा। इवन इस बैक्टीरिया मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनको भी जब हम स्टडी करते हैं, तो जब भी हम माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में उन्हें देखते हैं, तो हमें सेल का आउटर जो स्ट्रक्चर है, यानी कि उसकी सेल वॉल हमें दिख जाती है, सेल इसके अंदर प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म वो दिख जाता है, कुछ जो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स है वो दिख जाती हैं। जैसे कि हम जो इंक्लूजन बॉडीज होती है, इसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज जो होते हैं, जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स टाइप होते हैं, वो इजीली दिख पाते हैं, जिनके अंदर बेसिकली वो स्टोरेज का काम करते हैं। वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स या फिर एनर्जी या जो भी वो स्टोर करके उसके अंदर रखते हैं, वो इंक्लूजन बॉडी के अंदर स्टोर्ड होता है। तो वो हम इजीली जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। अदरवाइज अगर आप इस बैक्टीरिया के डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, इसका डीप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और आपको चाहिए कि आप इसके अंदर प्रेजेंट जो डीएनए है या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या राइबोसोम को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं होगा, वो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि जो आपका टैम होगा या फिर सैम जो होगा, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन्हीं के थ्रू आप इनको देख सकते हैं। तो ये जो सेल की शेप है या फिर जो सेल की साइजेस हैं, ये सब मैंने आपको बता दी है। अब क्योंकि जो बैक्टीरिया का जो सेल है वो अगर यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के साथ आप कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही सिंपलर होता है, बट अगर आप इंडिविजुअली बैक्टीरियल सेल को स्टडी करते हैं तो वो इतना भी सिंपल नहीं होता है। इसको स्टडी करने के लिए आपको बहुत सारे इसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स को पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो ये जो बैक्टीरिया का सेल होता है ना, रॉड शेप बैक्टीरिया ले लेते हैं, तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया में सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसके ऊपर कुछ एक लेयर भी होती है कैप्सूल की, स्लाइम लेयर भी होती है, इस पे फ्लैजुला भी प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे सीलियाज भी प्रेजेंट होंगे, यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनके ऊपर, फिम्बरीज भी प्रेजेंट होंगी। साथ में एक और ऊपर एक लेयर होती है जिसे कैप्सूल कहा जाता है, सॉरी एंडोस्पोर भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरिया को बचाता है बहुत ऐसे एडवर्स कंडीशंस में। तो ये एंडोस्पोर हो गया, कैप्सूल हो गया, या फिर यहाँ पे स्लाइम लेयर भी प्रेजेंट होती है, फ्लैजुला, सीलिया एंड फिम्बरी। बेसिकली सीलिया एंड फिम्बरी का काम होता है अटैचमेंट का। फ्लैजुला का काम होता है लोकोमोशन, इसका काम होता है अटैचमेंट एंड रिप्रोडक्शन। स्लाइम लेयर बेसिकली अटैचमेंट करती है और एक तरह का फॉर्मेशन करती है जिसे हम बायोफिल्म कहते हैं। ये स्लाइमी टेक्सचर होता है जब भी नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक साथ
लेयर बना देते हैं और उन लेयर को किसी भी सरफेस के साथ अटैच मतलब वो कर लेते हैं। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ दिन के लिए बकेट में पानी रख के छोड़ दीजिए, तो जब आप वो पानी को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो बकेट की सरफेस है उसके ऊपर एक स्लाइमी टेक्सचर टाइप एक लेयर बन गई होगी। वो बेसिकली उन बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसमें स्लाइम लेयर प्रोड्यूस हो गई होती है। तो ये बेसिकली बायोफिल्म बना देता है। इसी तरह से जो ये कैप्सूल है ये रेजिस्टेंट करेगा खुद को, यानी कि खुद को बचाएगा किसी भी तरीके के केमिकल से या फिर एंटी बायोटिक से जो कि इसको किल कर सकती है। एंडोस्पोर क्या करता है, ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एडवर्स कंडीशन में खुद को प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है इसका। यहां पे इसका ये पूरा सेल का साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ये ग्लोब्यूल्स हैं या छोटे छोटे ये बबल लाइक जो फॉर्मेशन में बना रही हूं, ये इंक्लूजन बॉडीज कहलाते हैं। इनको कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज, जो काम करते हैं स्टोरेज का। साथ में इसके पास होते हैं राइबोसोम्स, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह से बिना किसी ऑर्गेनेल, बिना किसी प्रॉपर एक सिस्टम में लगे हुए ऐसे ही मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, दैट इज वॉइड ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये जेनेटिक मटेरियल जो है इस पूरे ऑर्गेनिज्म का जो ब्लूप्रिंट है वो कैरी करता है, यानी कि जनरेशन से जो इंफॉर्मेशन इस ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए काम आई है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये जो न्यूक्लियोइड है ये बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल के लिए। अदरवाइज पूरी सेल इंपॉर्टेंट है, मगर जो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती है वो बेसिकली इस न्यूक्लियोइड यानी डीएनए में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कुछ गैस वैक्यूल्स भी होते हैं, कुछ गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये ओवरऑल जो बैक्टीरिया का सेल है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वैसे तो बहुत सिंपलर लगता है अगर यूकैरियोटिक सेल के साथ कंपेयर करें, अदरवाइज ये खुद में ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। और सबसे कमाल बात ये है कि ये सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर सेल है, और अगर इसको डिस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए ये यूनिसेल ही काफी होती है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ डिवीजन इतनी तेजी से होता है कि कुछ ही घंटों में ये मिलियंस ऑफ सेल्स बना लेते हैं। और ये यूनिसेल ही अगर डिस्ट्रक्शन पे आता है तो बड़े से बड़ा डिस्ट्रक्शन भी कर देता है, और पास्ट में इसने डिस्ट्रक्शन किया भी है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए बेनिफिट करते हैं तो साथ में डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो हमें इन्हें इस तरह से पढ़ना चाहिए, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, ए टू जेड कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, हमें उसे इस तरह से पढ़ना चाहिए कि हम उसका डिटेल स्ट्रक्चर तो पढ़े ही पढ़े, साथ में वो किस तरह के काम ऐसे कर सकता है, हमारे कहाँ कहाँ काम आ सकता है, किस तरह के वो नुकसान कर सकता है, तो उनको हम कम करें। तो ये जो है ये हमें इसलिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जरूर पढ़ना चाहिए। तो अभी क्योंकि मैंने अभी साइज, शेप एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन आपको कराया है, ये बैक्टीरिया जो है ये पूरा एक कंप्लीट पोर्शन है जिसके अंदर मैं आपको पार्ट्स में चीजें दूंगी। पहला साइज, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर हमने एक जनरल जो उसका इंट्रोडक्शन है बैक्टीरिया का वो हमने पढ़ा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अच्छा एक चीज तो रह गई इसमें, जो सेल वॉल है, आउटर लेयर यानी कि सेल वॉल, एंड अंदर की जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी तो नेक्स्ट लेक्चर में जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंप्लीट एक एक पार्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले मैं कराऊंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाना इंपॉर्टेंट है और ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये एक तरह से बैक्टीरिया या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैं सबसे पहले कराऊंगी। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।